सो हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अविनाश सिंह एंड आई एम गाइड फॉर योर इंग्लिश क्लास 12th। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th प्रीवियस ईयर का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो कि है सेट नंबर 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कराने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को जानें, इसको कैसे सॉल्व करना है जानें और एग्ज़ाम में आप इसको देख के बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। और दूसरी चीज़, आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में रिपीटेड होते हैं, तो जो क्वेश्चंस इसमें हैं सेट नंबर 4 में वो आप सॉल्व करेंगे, उनको आप देखेंगे तो सुन के देख के आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए, बाकी सारे सेट्स भी हमने पढ़ा दिए हैं। आप बाकी सारे सेट्स को आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देवरिया कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जो प्ले स्टोर पे है। आप वहाँ से डाउनलोड करके बाकी सारे सेट्स को भी पढ़ सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम समझते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सेट नंबर 4 है और इसका कोड है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ 316HY। ये पिछले साल का है। बढ़ते हैं, तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करें, जाने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, मार्क्स का जो बाइफरकेशन है, ये हम जान लेते हैं। तो आपको पता है योर क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन 1 यानी ए होगा जो कि होगा रीडिंग का, और आपको पता है कि सेक्शन 1 जो होगा दैट वुड बी ऑफ रीडिंग, वो रीडिंग का होगा। सेक्शन ए रीडिंग का होगा जो कि है आपका 15 मार्क्स का। एक पैसेज मिलेगा जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर करने हैं। और मुझे ये पता है कि इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आपको इसी प्रकार के इंग्लिश के पेपर पैटर्न मिलते रहे और शायद हिंदी के भी ऐसे मिलते रहे कि सेक्शन ए रीडिंग के लिए डेडिकेटेड होता है। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन बी होता है राइटिंग के लिए। इसमें आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी है ग्रामर के लिए और इसमें आपको मिलेंगे 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। और सेक्शन डी जो होगा दैट वुड बी फ्रॉम लिटरेचर के लिए, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स असाइंड है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम देना है और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसेज को आइए देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा रीडिंग सेक्शन ए रीडिंग का है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो है 15 मार्क्स असाइंड हैं। पैटर्न क्या रहा है हमेशा, तरीका क्या रहा है सॉल्व करने का आप लोगों का, पहले हम पैसेज पढ़ते रहे हैं, फिर उसके बाद से उनके आंसर्स को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार हम पैसेज पढ़ लेंगे। हालांकि हम उल्टा भी जा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा भी करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उनके मेजर वर्ड्स को हम ढूंढ लेंगे। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसका आंसर ऐसा नहीं है कि पैसेज के लास्ट में मिलेगा या फिर मिडिल में मिलेगा। इसका आंसर आपको पैसेज के बिगनिंग में ही मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे पैसेज में भी आपको उनके आंसर आगे मिलते जाएंगे। तो आप उल्टा कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए, मेजर वर्ड्स को दिमाग में रखिए, अंडरलाइन करिए और उन वर्ड्स को ढूंढिए। शुरुआती सेंटेंस में, पैसेज में जो भी आंसर होगा वहाँ पे आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। पैसेज पढ़ के एक बार हम समझ लेते हैं। पहले पैसेज को जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके पैसेज समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका, अनट्रेडिशनल वे भी आप अपना सकते हैं। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge। कुछ लोगों को लगता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है सिर्फ ज्ञान देना है। Some people think that, कुछ लोगों को लगता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ज्ञान देना है, वो सिर्फ ज्ञान देना है। These people want students to read books and do nothing else but add to their knowledge। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स किताबें पढ़ें और कुछ और ना करें। और क्या करें, कुछ किताबें पढ़ें और ऐड अप टू देयर नॉलेज, और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। वही एक दूसरी कैटेगरी लोगों की होती है, दैट इज़ अदर्स बिलीव दैट
नॉलेज अलोन इज़ नॉट एनफ। वहीं कुछ और एक कैटेगरी और भी उन लोगों की है जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ नॉलेज गेन करना पर्याप्त नहीं है, ओनली दैट विच इनेबल्स द मैन अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। उन लोगों को लगता है कि नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति, जिसका यूज़ करके व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं और फिर आपके पास आपका ज्ञान आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, आपका पेट नहीं भर पा रहा है, तो आपका ज्ञान किस काम का, ठीक है। तो ज्ञान, दूसरी जो कैटेगरी लोगों की, उनको लगता है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा सके। सच पीपल थिंक दैट ब्रीड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और दूसरी जो कैटेगरी है जिनको लगता है कि ज्ञान पैसे कमाने के लिए होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, वो लोग सोचते हैं कि जो है ब्रेड का मतलब है यहाँ पे रोटी का मतलब है खाना पीना, भोजन, कि भोजन जो है वो मिल जाए, वो महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, वो ज्ञान का यूज़ करके। स्टिल अदर्स बिलीव देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी, वो क्या सोचते हैं वो देखेंगे। स्टिल अदर्स बिलीव दैट, और कह रहे कि उनमें से कुछ अन्य, तीसरी जो कैटेगरी है वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग गुड सिटीजन। क्या बिलीव करते हैं कि एजुकेशन का जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो अच्छे नागरिक बनाने के लिए होना चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो जो इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाए, एंड गुड पैट्रियोट्स, और एक अच्छा देशभक्त भी बनाए। ऑल दीज पीपल, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हमने बात की है। एक कैटेगरी चाहती है कि बच्चे किताब पढ़े, ज्ञान अर्जन करें। दूसरी कैटेगरी ये चाहती है कि ज्ञान ऐसा हो कि उनको रोजी रोटी कमाने में मदद मिले। तीसरी कैटेगरी ये चाहती है कि शिक्षा का, एजुकेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षा उन्हें अच्छा नागरिक बना सके और उन्हें अच्छा देशभक्त बना सके। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। कह रही ये जो सभी लोग हैं, सी ओनली वन ऑफ सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। इन फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट द 3 थिंग्स टुगेदर। कह रहे कि ये जो 3 कैटेगरी, तीनों अलग अलग चीज़ों पे जो है क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि ज्ञान का, नॉलेज का ये उद्देश्य होना चाहिए, एजुकेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाहता है कि इन तीनों पे शिक्षा का उद्देश्य ये तीनों होना चाहिए। आपका ज्ञान अर्जन भी हो जाए, रोजी रोटी भी कमा लें आप, और आप अल्टीमेटली अच्छे नागरिक भी बन जाए, तो तीनों होना चाहिए। इनफैक्ट एजुकेशन शुड एम एट 3 थिंग्स टुगेदर। तीनों उद्देश्य होना चाहिए एजुकेशन का। इट शुड गिव मेन नॉलेज, ये इंसानों को नॉलेज दे, मेक देम सेल्फ रिलायंट, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। दूसरी चीज़, नॉलेज भी हो, आत्मनिर्भर भी बनाए, एंड एबल टू सर्व अदर्स, और ऐसा भी हो कि वो दूसरे की सेवा भी कर पाएँ। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स हु लव देयर ओन फ्रीडम। कह रहे शिक्षा ऐसे नागरिकों को न पैदा करे, शिक्षा ऐसे नागरिक न बनाए, यानी शिक्षा प्राप्त करके लोग ऐसे नागरिक ना बने हु लव देयर ओन फ्रीडम, जो सिर्फ अपने फ्रीडम से प्रेम करते हैं, एंड टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरे की फ्रीडम को क्या करते हैं, कर्टेल करते हैं, दूसरे की फ्रीडम को छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस मेन, ये ऐसे शिक्षा ऐसे मनुष्यों को बनाए हु लव देयर ओन कंट्री, कैसे लोगों को बनाए जो अपने देश से प्रेम करें, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स कंट्रीज एज वेल, और इसके साथ साथ उनके अंदर ये भी गुण हो कि वो दूसरे देश के लोगों को हानि न पहुंचाएं। तो ये हमने पढ़ लिया। इन द पैसेज वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, वाइल द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल से दैट is of the mentality that कि education should give knowledge, merely knowledge to the students. The second category says that कि the education must be such as can give the livelihood to the student, to the people. And the third category says that education must make the human beings good citizens of their country. But the writer is of the opinion that all the three, the aim of the education must be all these 3, not separate. ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान जो है अच्छा नागरिक भी बने, रोजी रोटी भी कमा ले, और क्या करे, और भी लोगों के फ्रीडम दे, दूसरे के फ्रीडम को कर्टेल ना करे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम इसके आंसर को तलाशेंगे। व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए जो तीनों चीज़ें हैं, इनको मिला के हम लिख देंगे। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड नॉलेज, मेक इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंट, लोग आत्मनिर्भर बने, नॉलेज मिले और
इनेबल टू सर्व अदर्स, और वो दूसरे की सेवा भी कर पाए। इट शुड क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु वैल्यू फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। क्या करना चाहिए, वो ज्ञान भी दे, रोजी रोटी भी दे, लोग आत्मनिर्भर भी बने और उन्हें इस योग्य बनाए कि वो दूसरे की सेवा कर पाए। इट शुड क्रिएट, और ये जिम्मेदार नागरिकों बनाए, शिक्षा प्राप्त करके लोग जिम्मेदार नागरिक बने जो लोगों की आज़ादी को प्रेम करें, सम्मान करें, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये पूरे पैसे से इसका आंसर निकल के एक्चुअली आ रहा था, यहाँ से इसका आंसर था पूरा। ठीक है, व्हाट दूसरा है, डू यू थिंक ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एंड इफ़ नॉट वाई। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ब्रेड ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ से? नहीं, सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं, खाने के, हम धरती पर सिर्फ खाने नहीं आए, खाने के अलावा और भी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं आंसर इसका दिया हुआ है कि नो, ब्रेड जो बेसिक नीड्स है, ब्रेड का मतलब जो है रोजी रोटी, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये कहने का मतलब है इज़ इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट, बट एजुकेशन इज़ मोर देन जस्ट अर्निंग अ लिविंग। लेकिन शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि कमाओ और खाओ बस, और सिर्फ ब्रेड जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, रोजी रोटी कमाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड आल्सो हेल्प इंडिविजुअल ग्रो इन नॉलेज, शिक्षा का उद्देश्य नॉलेज भी बढ़ाना होना चाहिए, कैरेक्टर भी बिल्डअप करने वाला होना चाहिए, और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने वाला होना चाहिए। ऐसा नॉलेज लोगों को मिलना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। एजुकेशन किस प्रकार के लोगों को पैदा करे, कैसे लोगों को बनाए, एजुकेटेड लोग कैसे होने चाहिए। तो देखिए प्रोड्यूस यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इट शुड प्रोड्यूस द मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री एज वेल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, सी के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सी के लिए। देखिए what kind of men should be produced by education, तो it should produce men who love their own country but who do not want to harm other countries as well। ठीक है, ये चीज़ें। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन 4, हाउ शुड अ गुड सिटीजन बिहेव। एक गुड सिटीजन को कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है कि एक गुड सिटीजन को क्या करना चाहिए, वो अपने देश से प्रेम करे, किससे प्रेम करे, हु लव देयर ओन फ्रीडम, जो अपने फ्रीडम से प्रेम तो करे ही करे, दूसरे की फ्रीडम को कर्टेल ना करे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हाउ शुड अ गुड सिटीजन बिहेव, यानी वो अपनी आज़ादी से प्रेम तो करे लेकिन दूसरे की आज़ादी को भी सम्मान दे, उनकी आज़ादी ना छीने। एजुकेशन ऐसे नागरिकों को पैदा करे। अब वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको चीटिंग वीटिंग करके लिखना पड़ेगा या फिर अनुमान लगा के कुछ लिखना पड़ेगा। गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एम। एम मतलब होता है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है उद्देश्य यानी पर्पज। ठीक है, उद्देश्य यानी पर्पज। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम पीपल थिंक, अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वर्ड का पर्पज, कौन से वर्ड का मतलब जो है वो हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एम इज पर्पज। तो यहाँ पे पर्पज वर्ड पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, पर्पज, तो आप इसमें पर्पज ढूंढ सकते हैं।
तो इसका एक दूसरा जो वर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्पज वर्ड दिया हुआ है, पर्पज है ना, तो ये एम का हमारा एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा, अनदर वर्ड हो जाएगा फ्रॉम द पैसेज। आगे है गिव, ई का जो है सेकंड है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, तो आज़ादी का क्या हो जाएगा, आज़ादी का मतलब हो जाएगा फ्रीडम, ये वर्ड आपका है। देखिए फ्रीडम वर्ड जो है आपका अनदर वर्ड है किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम, आज़ादी। अगला है ई का थर्ड क्वेश्चन, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का नाउन फॉर्म क्या होता है, बिलीव का नाउन फॉर्म होता है बिलीव, क्या होता है, बिलीव, BELIEF, बिलीफ इसका नाउन फॉर्म होता है, क्या होता है, इसका नाउन फॉर्म होता है बिलीफ। जिस प्रकार से हमने पैसेज सॉल्व कर लिया, पैसेज को कई बार पढ़ेंगे तो आप क्या हो पाएंगे, आप इसको आंसर करने के योग्य हो पाएंगे, कई बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ वोकैब में आप अगर अनुमान लगा सकते हैं तो लगाइएगा, अदरवाइज़ अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है देन आपके लिए प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आंसर है। आगे है, आगे देखिए राइट एन आर्टिकल, अभी शुरू हो गया, सेक्शन ए ख़त्म हो गया, सेक्शन बी है राइटिंग का। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, कुछ कंपोजिशंस मिलेंगी, लेटर राइटिंग मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, आर्टिकल राइटिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए ये 10 मार्क्स का है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान देना पड़ेगा, इट्स एन आर्टिकल। तो आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप एक टाइटल लिखेंगे जिस भी विषय पर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, उसके नीचे या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में आप क्या करेंगे, बाई लिख के और XYZ लिख दीजिए या फिर कोई नाम लिख दीजिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नाम नहीं लिखना चाहिए, ये सब फालतू की बात है, नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी दो, नहीं भी लिखो, XYZ लिख दो, ABC लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली मैं इतना जानता हूँ। तो ये आपका आर्टिकल है। इसका मैं टिप्स क्या देना चाहूँगा, शॉर्टकट टिप्स इसका मैं आपको बता रहा हूँ। टिप्स ये है कि जो भी लिखिएगा एकदम पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मतलब थोड़ा सा लिख लिया, टॉपिक चेंज हुआ, टॉपिक मतलब एक थॉट की बात है, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज़ क्लीन, सिटी को क्लीन करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो मान लीजिए 4 स्टेप्स लिखने हैं तो 4 पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा, यानी एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक पैराग्राफ में कोई स्टेप लिखा फिर एक लाइन छोड़ दिया, और कट पीट ज़्यादा नहीं करना है, मतलब करना ही नहीं है, जितना हो सके कटपिट ना करिएगा, ठीक है। कटपिट नहीं होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि मेजर मार्क्स कैरी कर रहा है 10 मार्क्स, आप इसको आराम से लिखिएगा, जिस विषय पर आपको ज़्यादा जानकारी होगी दिए गए टॉपिक्स में से उस पर ही लिखिएगा, और बड़े आराम से हेडिंग वगैरह देके आप उसको लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा कटपिट किया नंबर कट जाएगा, इसलिए अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा। स्टेप्स पर ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे, अब बारी आती है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देखिए न्यूज़पेपर एडिटर को हम लेटर कब लिखते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो आपकी कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, किसी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, जिस आप एरिया में रहते हैं, जिस आप सिटी में रहते हैं, अगर कलेक्टिवली सबकी प्रॉब्लम है, जैसे छुट्टा पशुओं की प्रॉब्लम है, कुत्तों की प्रॉब्लम है, जैसे आजकल दिल्ली में चल रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप, और प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप न्यूज़पेपर को वो क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर को वो लिख सकते हैं कि आप इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए, ताकि कंसर्न अथॉरिटी उस पर ध्यान दे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके पास कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है, कोई ऐसे विचार हैं जो आप चाहते हैं कि लोग जानें, और लोगों आपको लगता है कि ये विचार जानने से लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं कि प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इनटू योर न्यूज़पेपर सो दैट इट कैन रीच अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड दे कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो 2 कंडीशंस होती हैं, तो ये पहली वाली कंडीशन है कि कोई प्रॉब्लम है और जो एक पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम है, तो पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करना है, किसको लिखना है, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है। आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है क्या की जाए, छापी जाए।
तो एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर को ना लिखें, लिखना होता है पहले कंसर्न अथॉरिटी को लिखना होता है। जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो आप बिजली विभाग जाएंगे ना कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर एडिटर के पास जाएंगे। खैर ये अलग बातें हैं, अगर आपको दिया कि न्यूज़पेपर एडिटर को लिखे तो आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिखिए। लेटर सब लिखते हैं, फॉर्मेट अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हो सकता है एक पल के लिए एग्जामिनर थोड़ा अवॉइड करके निकल जाए, मार्क्स आपको दे दे, लेकिन फॉर्मेट वो ज़रूर देखेगा, फॉर्मेट पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो फॉर्मेट कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो भी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा जाता है इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका एड्रेस होता है, जो भी एड्रेस है आप रट लो, यही एड्रेस लिख देना, बना के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लाइन जरूर छोड़ना है, एक ही में सटा नहीं देना है। उसके बाद से उस दिन का डेट डालना है, डेट उसी दिन का डालना है, द डे यू आर अपियरिंग इन द एग्ज़ाम फॉर इंग्लिश, ठीक है। फिर से एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें, यहाँ एड्रेस है सेंडर का, उसमें नीचे डेट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को मिला के क्यों लिखना, तो फॉर्मेट वहीं गलत हो जाएगा अगर आप मिला के लिख देंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर, बना के लिख देना, यही रट लो, डेट डाल देना है उसी दिन का। फिर उसके बाद से जिसको लिख रहे हैं उनको, यहाँ टू हुआ करता था पहले पुराने लेटर टाइप में, बट अब टू लिखने की आपको ज़रूरत, अब आपको टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे, जिसको लिखना है उसको लिखिए, द एडिटर आपने लिख दिया। अगर आप जैसे आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है, वैसे ही द एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर। एडिटर होता है किसी न्यूज़पेपर का, प्रिंसिपल होता है किसी स्कूल का, तो एडिटर को लिख रहे हैं तो नीचे न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर एडिटर को लिखना है तो किसके एडिटर हैं, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम वहाँ पर लिख देना है दो लगा के, ठीक है। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे हैं, लखनऊ में है, कानपुर है, तो कोई एक जगह का नाम हम लिख देंगे, ठीक है, कोई एक जगह का नाम हम लिख देंगे। ये हो गया पहले रिसीवर सेंडर्स एड्रेस डेट फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ठीक है, एड्रेस ही जो होता है। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट हमको लिखना होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट में जो जिस विषय पर आप लेटर लिखने के लिए आपको दिया गया उसी को समराइज करके 4-5 वर्ड में यहाँ पे लिख देना होता है। सब्जेक्ट इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कि जिसको आप रियल लाइफ में, जिसको आप ये लेटर मान लीजिए रियल लाइफ में लिख रहे हैं और वो बहुत बिजी पर्सन है तो वो सब्जेक्ट ही पढ़ के जान जाएगा कि आपका लेटर जो है वो एप्लीकेशन जो है किस विषय पर है। इतना लेटर पढ़ने की हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, तो सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। उसके बाद से लेटर में जो भी आपको लिखना है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है, जो भी हो तो आप ही को तय करना है कि आप क्या लिखेंगे, ठीक है। नीचे जरूर, अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो नीचे जरूर लिखना होता है कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ये आप लिखेंगे। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की है उसके नीचे आप ये लाइन लिख देंगे, आप इसको रट लीजिए, आप ऐसा लिख देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ट्रस्ट में। बीच में क्या लिखा है आपने वो आपको तय करके लिखना है कि अपनी बात, आप भाई सबका तरीका अलग अलग होता है कहने का, आप कैसे अपने सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, कैसे अपनी बात को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू ये आप लिख देंगे, और आई थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आशा में क्या करता हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ, और उसके नीचे योर्स ट्रूली लिखना होता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं YOUR और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा के एस लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इट्स टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा होता ही नहीं है। ये एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना होता है, ये एपोस्ट्रॉफी बिल्कुल नहीं लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कुछ नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली आप योर्स लिखिए और नीचे ट्रूली, उसके साथ ट्रूली लगा दीजिए, नीचे आप नाम लिख दीजिए, चाहे XYZ लिख दीजिए, सिग्नेचर होता है यहाँ पे योर्स ट्रूली। ये जो हिस्सा है आप इसको देख लीजिए, इसको ज़रूर अपने लेटर में डालिएगा, और ये जो फॉर्मेट है जो मैंने बताया उस तरीके से आप उसको लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेगा। और याद रखिएगा एग्ज़ाम में कैसे भी लिखना पड़े वही मार्क्स आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा, उसी मार्क्स पे आपकी जॉब लगनी है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन तो वही है ना, एक एक नंबर के लिए 0.1 मार्क्स के लिए लोग छट जाते हैं नौकरी से, ठीक है, इतनी जनसंख्या, इतना कंपटीशन है, तो खूब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और खूब ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, और इसी के लिए मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी आपने यहाँ पे देखा
या तो राइट थर्ड क्वेश्चन में एप्लीकेशन लिखे या तो कोई लेटर लिख दीजिए, कोई एक और लेटर में, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ये भी है। देखिए जो लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं, आज के ज़माने में वैसे भी कहाँ लिखते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़माने में हम ये चीज़ें कहाँ लिख रहे हैं, लेकिन जो लेटर हम अपने पुराने ज़माने में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते थे वो इनफॉर्मल लेटर या फिर फ्रेंडली लेटर या फिर कैजुअल लेटर्स बोले जाते थे। इनके अलावा जो भी लेटर्स हम अन्य को लिखते हैं उनको हम एप्लीकेशन या फिर फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। लेटर का टॉपिक क्या रहेगा देख लेते हैं एक बार। राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी है जो अच्छी दशा में नहीं है, सरकारी स्कूल होगा पक्का, सरकारी स्कूल में आपने दशा देखी है बिल्डिंग्स की और वगैरह की। कुछ स्कूल अच्छे हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये आपको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ हमारे कॉलेज लाइब्रेरी की दशा को सुधारिए ताकि लाइब्रेरी का पर्पज़ पूरा हो सके, उसमें जाके पढ़ाई हो सके, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को अगर आप इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल यू नीड नॉट राइट योर एड्रेस, बिकॉज रीज़न बीइंग योर एड्रेस इज ऑलरेडी नोन टू द प्रिंसिपल, बिकॉज यू हैव सबमिटेड योर रिकॉर्ड्स टू द प्रिंसिपल टू द स्कूल। तो वहाँ पे अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द डेट लीविंग अ लाइन जस्ट बिहाइंड इट अंडर इट, और उसके बाद से जिसको लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसका ऑफिशियल एड्रेस लिखेंगे, द प्रिंसिपल दयानंद कॉलेज कानपुर यूपी, ठीक। ये आपका लेटर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो लिखना जरूरी होता है, लास्ट लेटर में मैंने बताया। तो सब्जेक्ट में आप लिख देंगे 2-4 लाइन में जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे आप समझ ही रहे हैं क्या लिखना है, थैंकिंग यू आपको लिखना है, रट लीजिए, और योर सिंसियरली भी लिखना है, और नीचे अपना नाम देना है। ये आप फॉर्मेट पे आप ज़्यादा काम करेंगे। 5 लेटर आप देख लीजिए, मन करे 1-2 लेटर लिख के देख लीजिए। आपके टीचर ने इतना ग्रामर तो पढ़ाया ही होगा कि आप एक सही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाएँ, ठीक है। एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस लिख पाएँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटर। दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट याद रखना। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी चेक करते टाइम बस फॉर्मेट देखता है और आपने अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे, आपको नंबर देके अच्छे नंबर लेके आगे बढ़ जाता है। तो फॉर्मेट ध्यान से लिखिएगा। फॉर्मेट गलत हो गया तो जाहिर सी बात है लेटर तो देखेगा नहीं, तो वो भी काट के निकल लेगा या फिर 1-2 नंबर दे के निकल लेगा। इसलिए क्या करना है, अच्छे से लिखना है। नाउ वी हैव कम टू सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर के सेक्शंस में आपको क्या मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, होमोफोन्स मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन सी ग्रामर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 2 इंटू 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स के लिए। तो 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, 10 नंबर होगा आपका। तो देखिए ये तो रट ही लीजिए आप। मैं इस पर मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ कि कौन कौन से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा एग्जाम उसके लिए 2 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ, ब्राइट साइड, देखिए क्या कह रहा है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो व्यक्ति जो चीज़ों के ब्राइट साइड की तरफ देखता है, मतलब आशावान, नेगेटिव बात नहीं करता है, चीज़ों के ब्राइट साइड की ओर देखता है, यानी आशावान है वो। तो आशावान है तो क्या उसको कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ब्राइटन ऑन कहते हैं, ब्राइटन कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो चीज़ों के डार्क साइड को देखता है। चीज़ों के डार्क साइड को देखने वाले को हमेशा नेगेटिव बात करेगा, है ना, किसी भी चीज़ को लेके आशा नहीं रहती, वो निराशा में जीता है, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। और जो आशावान होता है, ब्राइट साइड की तरफ देखता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट यानी चीज़ों के ब्राइट साइड को देखने वाला, यानी आशावान, है ना। आगे बढ़ेंगे बी की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा था, एप्पल ऑफ वन साइड, ये आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, लिटरल या इंडिविजुअल मीनिंग उसका नहीं होता है। जैसे अगर इस इडियोम का, मुहावरे का, आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो ये बात का बतंगड़, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ें लर्न करनी है, रट्टा मारनी है। जीवन में कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली होती हैं, तो इसको रट्टा मारना है। द एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आँख का सेव, ये तो बिल्कुल बेहूदी बात होगी ना, रेडिकुलस। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत प्रिय होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वेरी डियर,
ठीक है, लर्न रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो अगल बगल चीटिंग करनी पड़ेगी या फिर अगल बगल भी आपके जैसे लोग बैठे तो फिर आपका मार्क्स गया, ठीक है ना। तुक्का लगा दिया आपने तो हो सकता है सही हो जाए, ठीक है, किस्मत की बात है ना। तो सी है द सिनोनेम ऑफ इंडस्ट्रियस। तो सिनोनेम जानने के लिए सबसे पहले हमको इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, डिलिजेंट, परिश्रमी या फिर हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा इंडस्ट्रियस का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, सी के लिए आपका डी। 4 द एंटोनेम, देखिए सिनोनेम भी आ गया, एंटोनेम भी आ गया, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी आ गया। द एंटोनेम ऑफ अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है, अराइवल का मतलब होता है आगमन। तो आगमन का डिपार्चर होगा, प्रस्थान होगा, आना का जाना होगा, तो यहाँ पे डिपार्चर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा DEPR। जैसे ट्रेन अराइव होती है और डिपार्ट होती है, तो अराइव से अराइवल और डिपार्ट से डिपार्चर बन गया। डी के लिए 4 सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। देखिए कभी भी आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है तो इसके लिए मी के लिए इन नहीं लगाते हैं, कभी भी इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, कभी भी क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ये यू बाई योर वॉच। तो गलती पूछ रहा है कि इसमें विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, तो इन आपका गलत है क्योंकि यहाँ बाई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका जो गलत है वही सही है, यानी कि इन इसमें गलत है और यहाँ पे वही सही है, मतलब इन गलत हुए उसमें वहाँ पे क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए नरेशन की बात आ गई, तो नरेशन का रूल तो नहीं बताएंगे, सॉल्व कैसे करना है सुपरफिशियली बता देंगे। मोहन सेड टू रीता, अब यहाँ पे इस पार्ट को जिस पार्ट से बोलना शुरू करता है स्पीकर उसको हम क्या कहते हैं, मोहन सेड टू रीता, इसको बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बोला गया है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड पार्ट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो और WH टाइप क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को बीच में लिख देते हैं कंजंक्शन की तरह। अगर असर्टिव होता है यानी अफर्मेटिव या निगेटिव होता है तो यहाँ पे दैट लगाते हैं, बट यहाँ पे इंटरोगेटिव वो भी टाइप 2 यानी कि WH टाइप, तो इसका जो क्वेश्चन वर्ड है इसी को एज कंजंक्शन यूज़ करेंगे, दैट की जगह यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, ठीक है। अब देखते हैं, मोहन सेड टू रीता, ये सेड टू अगर आगे का इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड में बदल जाता है, आस्क्ड, रीता, रीता, मोहन सेड टू, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा, मोहन आस्क रीता व्हाट। अब जो बच गया इसको असर्टिव में बदल लीजिए, चेंज पर्सन और टेंस चेंज करके, तो आर यू डूइंग हियर, तो इसका असर्टिव जब आप बनाएंगे तो यू आर डूइंग हियर होगा, तो यू आर डूइंग हियर होगा, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें पर्सन भी चेंज करनी होती हैं, तो यू चेंज होगा और यहाँ पे हियर एडवर्ब भी चेंज करना होता है, तो यू चेंज होता है हमेशा आरबी के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब यू चेंज होगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो रीता के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी हो जाएगा, और हियर का क्या बन जाता है, देयर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा कि मोहन आस्क्ड रीता, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो व्हाट यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, सी और आर बन जाएगा आपका वॉज डूइंग देयर, हियर का बन जाएगा देयर और फुल स्टॉप। नरेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में जो भी आरबी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टॉपिक होगा, जो भी नेचर होगा, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड लिख देंगे, ठीक है। सच एडवाइस होगा तो एडवाइस लिख देंगे, तो बनेगा द टीचर सेड टू बन जाए, क्योंकि ये एडवाइस है या फिर ऑर्डर कह सकते हैं, तो सेड टू को आप ऑर्डर्ड में चेंज कर दीजिए या फिर एडवाइज्ड में चेंज कर दीजिए। द टीचर एडवाइज नहीं करेगा, ऑर्डर ही देगा जनरली, तो ऑर्डर सही है, जो भी आपको सही लगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स डू नॉट, तो डू नॉट को क्या करते हैं, नॉट टू लगा के चेंज कर देते हैं,
नॉट टू लगा के डू नॉट हटा देते हैं और नॉट टू लगा के पूरा का पूरा इम्पेरेटिव चेंज कर देते हैं। हाँ, अगर कोई पर्सन है फर्स्ट या सेकंड पर्सन तो आप उसको क्या करेंगे, उसको भी चेंज कर देंगे अपने पढ़े गए रूल के हिसाब से। दूसरा तरीका भी होता है कि ये ऑर्डर और एडवाइस ना लिख के आप क्या करेंगे, द टीचर। दूसरा तरीका क्या होता है, द सेकेंड मेथड टू सॉल्व अ नेगेटिव इम्पेरेटिव इज द टीचर फॉरबेड। क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, और डू नॉट बिल्कुल हटा देंगे। और बाकी जो पार्ट बच गया इसको इसके पहले टू लगा के पूरा जोड़ देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर इसमें पर्सन कोई है तो अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एडवर्ब है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये मतलब यहाँ नरेशन के पूरे रूल तो नहीं पढ़ा सकता मैं। तो दो तरीके होते हैं इंडेरिवेटिव चेंज करने के लिए। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब इसको कंबाइन करना है, यानी ये आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस है। वेयर ही इज गोइंग आई डू नॉट नो, क्या बन जाएगा इसका, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका रूल तो नहीं पढ़ाया जा सकता। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, तो बन जाएगा पहले का होगा आई डू नॉट नो वेयर, और जो बच गया ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। सेकेंड क्या होगा, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम आई एम श्योर। तो इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है आपने रूल, मैं इसको डायरेक्टली बदल के बता दे रहा हूँ। तो आई एम श्योर अबाउट कंप्लीटिंग इट इन टाइम। ये सिंपल बन गया। सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए। तो आई एम श्योर अबाउट कंप्लीटिंग इट इन टाइम, ये हो जाएगा आपका आई एम श्योर अबाउट कंप्लीटिंग इट इन टाइम, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, 2 नंबर के लिए। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक ही करना है। इसके ऊपर भी आपने देखा था तो कोई एक ही करना था, बट मैं दोनों करके बता दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ऐसे जब आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो इसका चेंज कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा बॉम्बे, पहले का चेंज हो जाएगा, कोई एक ही करना है तो बॉम्बे इज द हट जाएगा बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ऐसे बन जाएगा। बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपका हो जाएगा। कंपैरेटिव चेंज करना था। नो सूनर वाले सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं ये आपको बता देते हैं। नो सूनर वाले सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे ये बता देते हैं। देखिए, नो सूनर वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे ये बता देते हैं आपको। नो सूनर डिड, तो इसको हम नो सूनर को एज सून एज से लिखते हैं। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, ये नो सूनर और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हटा देते हैं, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, कॉमा लगा देंगे और आगे का सेंटेंस जो है देन, यहाँ से देन हट जाएगा और आई गॉट डाउन, ये हो जाएगा। तो नो सूनर वाले सेंटेंस में शुरू का नो सूनर और जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, हैड है, जो भी हटा देना है और बीच में जो देन लिखा है उसको हटा देना है। और क्या करना है, नो सूनर डिड की जगह एज सून एज लिख देना है। नो सूनर डिड की जगह क्या लिख देना है बेटा, एज सून एज लिख देना है और उसके बाद से यहाँ देन की जगह कॉमा लगा देना है, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वर्ब है इसको आप सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये तो आपका ग्रामर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास कोई यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाली बुक होगी उससे आप चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं विद्या, ठीक है। तो अगर आप उनको ध्यान से पढ़ भी लेंगे तो आपको कोई आंसर मिल जाएगा।
इन सब का आंसर मिल जाएगा। बार बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमारे वीडियोस देख के आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। आप वीडियो देख रहे हो, नीचे कोई शॉर्ट्स अच्छा आ रहा है उसको देखने लगे तो ऐसा नहीं होगा। करेक्ट है नहीं तो करेक्ट करना। ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई, देखो एज इफ़ के बाद जो है क्या होता है, अनरियल कंडीशन की बात होती है। एज इफ़ के बाद जो होता है वो ही ट्रीटेड मी, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, एज इफ़ मानो कि, एज इफ़ आ गया, एज दाउ आ गया, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी सब्जेक्ट हो क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है। एज इफ़ के बाद जो है वर सेंटेंस आएगा, चाहे हैड आएगा, ठीक है। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ़ के बाद अगर वॉज है तो वो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट, देखो कॉन्फिडेंट के बाद अगर कोई जीरंड आ रहा है और बीच में जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑफ होगा। फिर से रिपीट कर दें, कॉन्फिडेंट के बाद विश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट के बाद अगर जीरंड आ रहा है एक प्रीपोजिशन के बाद तो वो प्रीपोजिशन कौन होगा, हमेशा ऑफ होगा। तो इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, बीट का मतलब हमेशा पीटना नहीं होता है, बीट का मतलब हराना भी होता है, ठीक है, हराना भी होता है, छक्के छुड़ाना भी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो कोई एक करना है आपको, ठीक है, बर्थ और बर्थ। तो एक देखो इनका सेंटेंस यूज़ करना है, आपने बचपन में बहुत किया होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, छोटे क्लासेस में बहुत किया होगा आपने, ठीक है। यहाँ देखिए एक बर्थ का मतलब होता है, एक बर्थ का मतलब होता है जन्म होता है, और एक बर्थ का मतलब होता है ट्रेन में जो सीट होती है उसको बर्थ कहते हैं, ठीक है, सीट। तो कह सकते हैं कि द बर्थ ऑफ, क्या कह सकते हैं, द बर्थ ऑफ भगत सिंह इन इंडिया वॉज अ ग्रेट थिंग, मतलब कोई आप अपने मन से एक सेंटेंस बना लीजिए करेक्ट, ठीक है। और दूसरा बर्थ है आई गॉट माई बर्थ, बर्थ मतलब ट्रेन की सीट अंदर, माई सीट इन द ट्रेन, हो गया। ऐसे आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि दोनों की मीनिंग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। अब देखिए ट्रांसलेशन में कुछ बताना नहीं है, देखिए जब पैसेज आपको मिलता है तो क्या होता है, पैसेज में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अगर आपने ट्रांसलेशन ठीक से अच्छे से पढ़ा है, आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है और आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप एक एक सेंटेंस को पहचानते जाएंगे और बारी बारी से उनको जैसे लिखा हुआ है सब अलग अलग सेंटेंस से एक साथ जोड़ा गया, सो दैट वन आइडिया कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। एक एक सेंटेंस को आप पकड़ पकड़ के ट्रांसलेट कर लेंगे। इसको क्या समझाना है, ट्रांसलेशन तो नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, लेट अस मूव सेक्शन डी। बात आ गई लिटरेचर की, ठीक है। लिटरेचर में थोड़ा समझाना पड़ेगा ताकि आपको लर्न हो जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। देखिए 40 वर्ड्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ आपके दोनों टेक्स्ट बुक से और सप्लीमेंट्री बुक से आएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट में, लॉन्ग में भी ये होगा। Whom did Mr. M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? ये आप क्वेश्चन रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ही देगा। आउट ऑफ ऑल द 7 सेट्स किसी न किसी सेट में पूछ ही देगा। तो देखिए आप यहाँ पे एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट्स, किसको किसको मिस्टर एम हैमल ने ब्लेम किया फ्रेंच ना सीखने के लिए। तो देखो 3 लोग थे, एक तो अपने आप को किया, दूसरी चीज़ किसको किया, दूसरी चीज़ किया बच्चों के माता पिता को, और तीसरी चीज़ गांव वालों को किया, ठीक है। एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले किसको ब्लेम किया था, स्टूडेंट्स को ब्लेम किया, स्टूडेंट्स को ब्लेम किया था, ठीक है। द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स को ब्लेम किया था, उनके माता पिता को। माता पिता को इसलिए ब्लेम किया कि माता पिता चाहते ही नहीं थे बच्चे स्कूल जाए, दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। वो चाहते थे बच्चे फैक्ट्री में जाके काम करें, अनपढ़ थे वो खुद भी, ताकि घर में कुछ पैसे आ पाएँ। स्टूडेंट्स मन चंचल था, वो तो पढ़ना नहीं, स्टूडेंट पढ़ना कौन चाहता है, 100 में से कोई 2 या 4, ठीक है। तीसरा, और अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया, क्यों, नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ
फ्रेंड्स, सबका अपना अपना दोस्त था। इन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चे घूमने निकल जाते हैं, दूसरा पेरेंट्स बच्चों को भेजना नहीं चाहते, और तीसरा अपने आप को दिया कि बार बार वो छुट्टी कर देते थे। ठीक है, ही सेड द स्टूडेंट्स वर केयरलेस, पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क इंस्टेड, और हिमसेल्फ गेव हॉलीडेज, और अपने आप बार बार खुद को कहा कि वो छुट्टी दे देते थे, वो लीनियंट थे। तो ये आप आंसर लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन लर्न कर, मतलब क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आना है कैसे भी। ठीक है, सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान एक जगह टिका के सुनना पड़ेगा। अभी वीडियो देख रहे हो, अब नीचे शॉर्ट्स प्ले कर रहोगे तो नहीं होगा। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, ये आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग से। सीमापुरी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये दिल्ली के पेरीफेरी पे सिचुएटेड है। इसको भी पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, सीमापुरी इज अ स्लम, स्लम मतलब गंदी बस्ती है। सीमापुरी इज अ स्लम लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटस्कर्ट पर, मतलब मान लो ये दिल्ली है तो दिल्ली के बाहरी छोर पे ये कहीं स्थित है ना। इट इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ पुअर फैमिलीज, हजारों पुअर फैमिलीज इसमें रहती हैं मोस्टली, और इसमें अधिकतर कूड़ा बीनने वाले हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं एक अच्छे जीवन की तलाश में, क्योंकि बांग्लादेश में अच्छा जीवन नहीं होता है। ठीक है, और उनका खर्च नहीं चल पाता है तो इंडिया में भाग के आते हैं। आज भी आप बंगाल में देखेंगे, पाएंगे बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, दे लिव इन स्मॉल, अब चूँकि अपने बिल्डिंग्स नहीं बना रखी उन्होंने छोटे छोटे ऐसे घर बना रखे हैं, जैसे आपने गंदी बस्तियों में देखा होगा, टीन वगैरह के शेड बना के, कपड़ों के शेड बना के, विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं उनके पास, जैसे साफ सफाई, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डिस्पाइट वाटर, पानी के बावजूद, हार्डशिप्स और कठिनाइयों के बावजूद, दे सर्वाइव बाई कलेक्टिंग एंड सेलिंग वेस्ट और बाई अर्न अ लिविंग, वे कूड़ा बीनते हैं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। हाँ, क्या होगा, सुनिए ना, सुनिए। कहाँ है, सब्जी ना ले ली, वो पैसा खर्च के जरूर बा, तो का भेल दाल ना खा लिया जाए, पैसा क्यों, आपका पैसा नहीं चाहते हैं खर्च हो, मान लीजिए दाल लेते आएंगे, हमको भी बहुत, मेरा भूल ही नहीं निकल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, सुनिए, दाल लेते आएंगे घर से, रोटी लेते आएंगे 8 गो, तो अचार लेते आएंगे, तो सब्जी बना होगा ना, सब्जी देखा तो बना तो ठीक है, 70 रुपये लग गया, कहाँ है 80 रुपये प्लेट वगैरह, 80 रुपये खाएगा, जा मन करता हूँ तरफ। ठीक है, तो सीमापुरी में जो रहने वाले लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो स्क्वाटर्स हैं, अवैध निवासी हैं, यहाँ पे आके रहते हैं, रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, उनकी गंदी बस्ती में, उनके स्लम एरिया में बिल्कुल जो है कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ़ पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसी में रहते हैं और जीविका के लिए क्या करते हैं, वो रैक पिकिंग करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका आंसर दिमाग में बैठ गया ना, आप एग्ज़ाम में लिख लोगे, और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाद में थैंक यू मुझे बोल देना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, लेट अस मूव, आगे बढ़ेंगे। बी, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, बचपन में क्या हुआ था जिससे पानी से डरते थे विलियम सी डगलस। ठीक है, जिसमें वो तैरना सीख रहे थे, उन्होंने तैरना सीखा, हमारा एक चैप्टर बढ़ा दिया है ना। मुझे समझ नहीं आता कि उनके इस तैरना सीखने से हमको क्या लेना देना, आपने तैरना सीखा, आप डूबे, हमको क्या करना है, आपने हमारा एक चैप्टर बढ़ा दिया, हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन आंसर लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, खैर जोक्स अपार्ट, तो डगलस, आपको पता है डगलस को एक बार उनके पिताजी जो है समुद्र पे लेके गए और पानी में वो छूट गए, पानी में गिर गए, उनके हाथ से छूट के, और उनके ऊपर से वो डूबने लगे, उनकी लहरें उनके ऊपर से होके जाने लगी, और तब से उनके मन में पानी का डर बैठ गया। ये इसका आंसर है। डगलस बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर व्हेन एट अ यंग एज ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ बिग वेव एट अ बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक बीच पर उनके अपने पिताजी के साथ गए थे, तो एक लहर उनसे टकरा गई, मतलब पानी में गिर गए, पिताजी उनको लेके दोनों हाथों से लिए हुए थे और उनके ऊपर से वेव बहने लगी थे। स्ट्रॉन्ग वेव्स कवर्ड हिम एंड ही फेल्ट सफोकेटेड। पानी ऊपर से, अगर आपने डूबने का अनुभव किया होगा तो आपको पता होगा पानी में डूबते टाइम व्हाट इट फील्स लाइक। तो कह रहे कि द स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, लहरें थी, वो उनको ऊपर से जा रही थी, उनके ऊपर से जा रही थी, और उनको सफोकेटेड फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे दम घुट रहा है। ठीक है, दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस मेड हिम फियर वाटर डीपली, और इसी डरावनी घटना ने उनको गहराई तक बहुत ज़्यादा डरा दिया। ठीक है,
इसका आंसर रेडी हो गया होगा। ये भी जितने भी क्वेश्चंस अभी इस सेट में आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है कुछ ना कुछ, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर के, और क्या पूछेगा, ठीक है। तो कहता है जी ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है, सॉरी ये लर्न कर लेंगे, आप सुनेंगे भी ध्यान से तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, और कुछ ना कुछ बना के तो आप लिख ही दोगे। आप व्हाट्सएप पे इतने बड़े बड़े मैसेज लिख देते हो, ठीक है। When the church clock struck 12 in the last lesson, M. Hamel stood up filled with emotion and tried to speak but couldn't. He then wrote Viva la France. ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ गया तो आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सुन लीजिए कि लास्ट में चर्च ने व्हाट हैपेंड व्हेन, चर्च में की घंटी ने जब 12 बजाए तो क्या हुआ, ठीक है। चर्च की घंटी में जब 12 बजे लास्ट लेसन वाले चैप्टर में, तो मिस एम हैमल खड़े हुए और बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए थे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सैडनेस बिकॉज ही हैड टू लीव द क्लास, ही हैड टू लीव हिज फ्रेंच क्लासेस, जहाँ पे उन्होंने 40 ईयर्स से पता नहीं कितने सालों से पढ़ाया था। ही ट्राइड टू स्पीक, वो कुछ बोलने के लिए खड़े हुए बट कुडंट, नहीं बोल पाए क्योंकि उनका गला रोने रोने को हो रहा था। ही देन रोट वी विल लव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, सिग्निफाइंग दैट द एंड ऑफ द फ्रेंच लेसन फॉर एवर। इससे ये सिग्निफाई होता है कि वो ये सिग्निफाई कर रहे थे कि यू नो फ्रांस जिंदाबाद कह सकते हैं, और अब एंड ऑफ द लेसन हो गया फ्रांस का, ठीक है, फ्रेंच का, फ्रेंच लेसन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ठीक है। खास ये चूड़ी की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का लाइफ कैसा होता है, तो आपको पता है छोटे छोटे तंग छोटे छोटे केबिन्स बने होते हैं, उसमें प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उसमें हवा भी अच्छे से नहीं आती है, उसमें काम करते हैं जो शीशे की शीशे की जो ग्लास की जो धूल होती है वो उड़ती रहती है, इससे उनकी आंखें एक टाइम पे जाके अंधी हो जाती हैं। तो क्या क्या हार्डशिप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आने के 99.99% गारंटी है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। So you can take it's a screenshot. Okay. Firozabad is the center of India's glass blowing industries. फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा जो है ये केंद्र है चूड़ी बनाने का, शीशे को पिघला के। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस इन दिस बिजनेस मेकिंग ब्यूटीफुल बैंगल्स। कह रहे कि यहाँ पे परिवार दर परिवार जो है पीढ़ियाँ गुजर गई हैं अच्छे कलर की चूड़ियाँ बनाने में, लेकिन उनका अपना जीवन इज स्टीप्ड इन फिल, लेकिन उनका अपना जीवन गंदगी में गुजरता है, इतना मेहनत करने के बाद मिजरी कष्ट में गुजरता है, उनका अपना जीवन किस में गुजरता है, कष्ट में गुजरता है। उनका अपना जीवन कैसे गुजरता है, कष्ट में गुजरता है। पीपल वर्क राउंड द क्लॉक इन ग्लास, यानी कि हमेशा, यानी दिन भर वो काम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, राउंड द क्लॉक दिन भर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेस, शीशे की भट्टियों में, चूड़ी बनाने वाली भट्टियों में, और हाई टेम्परेचर पे। इन डिंगी यानी अंधकार से भरे हुए सेल्स में, विदाउट एयर, जहाँ पे हवा भी नहीं आती और प्रकाश भी नहीं आता है ना, तंग गलियाँ, तंग रूम्स में। दीज वर्कर्स आर एक्सपोज टू हेल्थ हैजार्ड्स, कह रहे कि इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, पहले तो आँख खराब हो जाती है, सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, और अक्सर उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों से दिखता नहीं है, सोचो जरा, आंखें दाव पे हैं फिर भी पेट नहीं भरता। मोर ओवर, और तो और, दे आर स्टक इन विशियस सर्किल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। खैर ये तो अलग बात है, ठीक है। कह रहा है कि डिस्क्राइब द लाइफ, चूड़ी की फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कह रहा है कि वो दलालों के चंगुल में, नेताओं के चंगुल में, पुलिस वालों के चंगुल में, है ना, इन सब लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, बेचारे गरीब हैं, तो इनको परेशान किया जाता है ताकि ग्लास की फैक्ट्री में काम करते रहें, क्योंकि धनवान परिवार का व्यक्ति कोई ग्लास की फैक्ट्री में काम करेगा नहीं, उसको अपनी आंखें अंधी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे कह रहा है दे लिव इन फिल्दी होम्स, गंदे घरों में रहते हैं, इन लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, जगह जगह कूड़ा है उसमें रहते हैं। इन सच कंडीशन फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट टुगेदर इन प्राइमल स्टेट।
ठीक है। दस द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स बट लिव एंड डाई इन स्क्वालर। स्क्वालर का मतलब होता है गंदगी। तो इस प्रकार से फिरोजाबाद में रहने वाले जो गरीब परिवार है वो कलरफुल चूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन उनके अपनी लाइफ में कोई कलर नहीं है, बेचारे गंदगी में रहते हैं, ठीक है। और पूरे देश को चूड़ी पहनाते हैं अच्छी अच्छी, है ना, चूड़ियाँ बनाते हैं। हाउ डिड गांधी जी, अब इसका बी है, देखिए क्या कह रहा था, आंसर एनीवन, कोई एक आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का लॉन्ग का कोई एक आंसर करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, बट आप बड़ा कर लेंगे। तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो आपको ही पता है चंपारण राजकुमार के रिक्वेस्ट पे गए थे कि नील की खेती के प्रकरण में अंग्रेज जो लैंडलॉर्ड थे उनको परेशान कर रहे थे, और राजकुमार शुक्ला उनको लेके गया था, है ना। और कैसे मदद की, तो उनको उनके नील वाली खेती के चंगुल से आज़ाद कराया, ठीक है। उनको उनका पैसा वापस काफ़ी हद तक दिलाया, 25%, और वगैरह वगैरह, ठीक है। पूरा आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। रीड, अब देखिए पोएम से भी आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पैसेज नहीं बोलेंगे, एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पोएम से डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ये पहले चैप्टर से है आपका, ये जो आपकी ये लाइंस हैं ये आपके किससे है, पहला चैप्टर है माय मदर एट 66 वाले चैप्टर से है। इसको पढ़ना है, कह रहे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को देखा, वैन पेल यानी कि डल येलो, और लेट विंटर्स मून, और वो कैसी लग रही थी, एक लेट विंटर्स, यानी विंटर जब अपने पूरी जवानी पे पूरे शबाब पे होता है, कोहरा गिर रहा होता है, और विंटर में चाँद जो है आकाश में पूरा ठीक से दिख नहीं रहा होता है, कमज़ोर दिख रहा होता है, वैसे ही कह रही कि माँ दिख रही थी, एज सिमिली है यहाँ पे। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया, ओल्ड फैमिलियर, एक वही पुराना बचपन वाला डर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। कौन सा डर, बच्चों को जब माँ छोड़ के जाती है कहीं, तो छोटे बच्चों को डर क्या होता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है, तो उसी डर का यहाँ जिक्र कर रही हैं कमला दास। बट ऑल आई सेड, लेकिन अपने इन सारे चीज़ों को दबाते हुए, सारे इमोशन को, अपने फियर को दबाते हुए, अपने मनी में मैंने उनसे सिर्फ कहा सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज, और फिर मैं मुस्कुराती रही, और कुछ मैंने अपने दर्द नहीं बयां किया। हाउ इज़ द पोएटिस मदर कंपेयर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, द पोएटिस मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, यहाँ पे सीधा आंसर मिल गया। हालांकि पोएम में सीधा आंसर मिलता नहीं है, पोएम में सीधा आंसर मिलता नहीं है। आगे है, व्हाट डिड द पोएटिस फील, पोएटिस ने क्या फील किया, तो अब फैमिलियर एक चाइल्डहुड फियर उसने फील किया, सीधी सी बात है, सी फील्ड हर चाइल्डहुड फियर। व्हाट डिड द पोएटिस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल के टाइम पे उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सी स्माइल्ड, ठीक है, अपने पेन को, सप्रेसिंग हर पेन एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर, है ना। उनको लग रहा था कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई, अगली बार मैं आऊँ घर पे तो हो सकता है मेरी माँ मुझे मिले ही ना, ठीक है। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा, वही आंसर जो मैंने आपको बताया, आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर डिस्कस नहीं करना है हर जगह। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 4 नंबर क्या है, कोई भी 3 आप सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना और एक आ जाएगा, एकदम लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। कीप क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, तीनों में से कोई एक लिख देना। तो मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आप जेन जी वाले न्यू जनरेशन हैं आप, है ना, एंड्रॉयड वाली जनरेशन से हैं, है ना, इंस्टाग्राम की जनरेशन से हैं, आप आंसर कहीं से निकाल लेंगे, बट खैर हमने भी लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई एक लिखना है, 3 लर्न कर लेना, एक आ जाएगा, 4 नंबर आपके फिक्स, ठीक है। साफ सुथरा लिखना है, नंबर अच्छे आएंगे। आंसर, ये मेरी गारंटी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब देखिए फिर से जो सप्लीमेंट्री उससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर का रूल क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसकी कोशिश करूंगा मैं कि एक वीडियो बना दूं ताकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, और उन क्वेश्चंस में से 90% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने, ठीक है। बस इसके लिए आपको ये चैनल
सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो कंटेंट मैं दे दूंगा वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी इज़ टू प्रेडिक्ट, पहले एस्ट्रोलॉजर का रोल क्या है, वो प्रेडिक्ट करता है। दैट द क्राउन प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, एक बुल के समय चक्र में पैदा हुआ है, और क्योंकि बुल और टाइगर जो है दोनों शत्रु हैं, इसलिए किंग किस द्वारा मारा जाएगा, एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है लाइटर द एस्ट्रोलॉजर एडवोकेटेड दैट, बाद में एस्ट्रोलॉजर ने ये एडवोकेटेड मतलब इस बात को जोर देके कहा कि एक टाइगर को मारना पर्याप्त नहीं होगा, किलिंग वन टाइगर वॉज नॉट इनफ, इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वॉज सेफ, एक टाइगर को मार के किंग सेफ नहीं हो सकता, वो ऐसे 99 टाइगर्स को मार सकता था इसी तरीके से, बट देयर वॉज ग्रेट नीड ऑफ कॉशन वाइल किलिंग द 101, लेकिन 100वें टाइगर को मारने में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 100 टाइगर से उसकी मौत होनी थी, ठीक है। कोई एक आंसर करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो ये है आपका ए है, ए के लिए 2 दे दिया, बी के लिए 2 दे दिया, देखिए यहाँ बी है, तो कोई एक करना है आपको, देख लीजिए। वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वॉज 22, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, भाई डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया था, ताकि वो पढ़ाई करके एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा डॉक्टर बने, ठीक है। ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझाना क्या है ना। डॉक्टर सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना, वो डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया। हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर एंड सर्व हिज कंट्री, उसके पिताजी बहुत बड़े अपने कंट्री के देशभक्त थे, मतलब बहुत बड़े पैट्रियोट थे, ठीक है, मेडिकल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कह रहे हु वॉज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाव, हाना कौन थी, वो सदाव से कैसे मिली, ठीक है। तो हाना कौन थी, जाहिर सी बात है हाना भी एक स्टूडेंट थी जो वहाँ पे मिली थी, इनको पढ़ाई के दौरान अमेरिका में ही मिली थी, और सदाव से कैसे मिली, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाना वाज एन इंटेलिजेंट एंड स्टेट फास्ट वुमन, तेज तर्रार महिला थी और एक बुद्धिमान महिला थी, ठीक है, बुद्धिमान महिला थी। वाइफ थी सदाव की, डॉक्टर साहब की पत्नी थी, है ना, गांव में हम उसको बोलते हैं डॉक्टराइन, है ना, तो डॉक्टर साहब की पत्नी थी, डॉक्टराइन थी, एंड मदर टू देयर 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों की माँ भी थी। हाना मीट सदाव इन अमेरिका, अमेरिका मिली थी, व्हेन ही वाज स्टडीइंग सर्जरी, जब वो डॉक्टरी की यानी कि सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। सी मेट हिम एट अ गुड गेट टुगेदर अरेंज्ड बाय अ प्रोफेसर एट हिज होम फॉर हिज फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के को पार्टी दिया था एक प्रोफेसर ने उनके, और वहीं पे ये मिले थे लोग, दोनों जापान से ही थे। हाउ वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, लैम्ब डेरी से, डेरी कैसे इम्प्रेस था लैम्ब से, लैम्ब जो कि लंगड़ा था व्यक्ति, और डेरी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, कैसे इम्प्रेस हुआ, इसलिए इम्प्रेस हुआ क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था, ठीक है, पॉजिटिव सोचता था, है ना, पॉजिटिविटी देखता था, लोग उससे घिन भी आते थे तब भी वो उनसे प्रेम करता था, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, देखिए उसी आपकी सप्लीमेंट्री बुक से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर के आधार पर क्या करना है, इसको आंसर करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, अंटार्कटिका इज अ होम ऑफ, ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। अंटार्कटिका इज अ होम ऑफ 90% ऑफ द आइस, टोटल आइस वॉल्यूम्स, है ना। इट हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, फाउंड इन अदर वार्मर रिलीजन्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है, तो यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जो अन्य गर्म जगहों पे मिलती है। बट एन इंडिविजुअल कैन फाइंड स्मॉल क्रीचर्स लाइक midgates and mites to huge creatures like blue whales and iceberg as a big and as countries, ठीक है। The place as is untouched by humans and its inventions
It is a quiet place which is only interrupted sometimes by the falling masses of snow rapidly down mountain. ये आप चैप्टर ठीक से पढ़ लेंगे, आंसर बना के लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Who was the psychiatrist? What had he to say about the third level? साइकियाट्रिस्ट दोस्त चार्ली का कौन था? एक डॉक्टर था, साइकियाट्रिस्ट था, और उसे थर्ड लेवल के बारे में क्या बोला? ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द साइकियाट्रिस्ट वॉज हो गया, बस लास्ट चल रहा है, ख़त्म हो गया। द साइकियाट्रिस्ट वॉज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। मैंने पहले ही बताया चार्ली एक फ्रेंड था, चार्ली का फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट उसका फ्रेंड था सैम, सॉरी चार्ली मैं बोल रहा हूँ, सैम का दोस्त था, नेम्ड सैम। तो द साइकियाट्रिस्ट वॉज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली नेम्ड सैम, तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का नाम था, क्या था? सैम था। अकॉर्डिंग टू सैम, और सैम जो साइकियाट्रिस्ट था उसके हिसाब से जब चार्ली ने ये बोला कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, जबकि रियलिटी में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था, चार्ली वॉज एक्सपीरियंसिंग अ वेकिंग ड्रीम विच फुलफिलमेंट आल्सो कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये हेल्यूसिनेशन है तुम्हारा, है ना, तुम जागते हुए सपना देख रहे हो। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है? इट इज़ अ टफ माइंड मेंटल कंडीशन जहाँ पे इंसान को अलग अलग चीज़ें दिख रही होती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं, मतलब उसके सामने नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर हिम चार्ली वॉज अनहैप्पी। कारण क्या था? हेल्यूसिनेट क्यों हो रहा था? क्योंकि वो नाखुश था, स्ट्रेस था, फियरफुल था एंड एंग्जियस था। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लाइफ इज डिवॉइड ऑफ पीस। आज के ज़माने में, आज की दुनिया क्या है? लोगों का जीवन शांति से दूर है, ट्रैंक्विलिटी से दूर है, इसलिए एक आदमी की तलाश होती है वो किसी स्केप पे जाए, यानी इन सब चीज़ों से बच के निकले। तो वो हेल्यूसिनेट कर पा रहा था एक ऐसी जगह की जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। Where his aim is to seek the resolution of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind. ठीक है। The burden of all the modern problems was pushing him to experience the apparent perception of something not present. तो कह रहे कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था, अपने जीवन में चार्ली बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मॉडर्न लाइफ में उसे पीस नहीं मिल पा रहा था। तो एक उसने मन में नई दुनिया अपने आप बन गई थी और वो उसको हेल्यूसिनेशन कह रहा है, उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन, हमारा ये सेट 4 यूपी बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 4 समाप्त होता है। एंड आई जस्ट होप कि इसको अगर आपने पूरा अभी तक यहाँ तक आपने देखा है तो आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।